दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कायम की रमज़ान में बतूल ज़हरा अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन, रमज़ान में रोज़े चल रहे होते हैं, रोज़े के साथ साथ हमें अपनी सेहत भी देखनी होती है। तो इसी सिलसिले में आज गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हमारी मेहमान है डॉक्टर शबी ज़हरा नकवी, आप ज़ाकरा भी हैं बहुत बेहतरीन। और आज जिस सिलसिले में मैंने मदऊ किया है वो है हेल्थ के हवाले से सवालात। सबसे पहले मैंने वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपके बुलाने का शुक्रिया बहुत बहुत। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। और मेरा पहला ही सवाल ये है कि हेल्थ बेनिफिट रोज़े के क्या हैं? सबसे पहले तो बतूल बाजी, हमारे पास एक बड़े लेवल पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। नहीं समझ आ रहा होता हम रोज़े रखें नहीं रखें, और हर किसी की कोशिश ये होती है कि इन दिनों को हम ज़ाया ना होने दें। जो पेशेंट है वो चाह रहा है, हमारे पास ओपीडीज़ में आ रहे हैं रेगुलरली, घर पे ख़ानदान वाले फ़ोन करें हम डायबिटिक हैं, हम हाइपरटेंसिव हैं, हमें फ़लाँ चीज़ है, हम रोज़े रख लें। तो देखिए, ये पूरे साल में जो आपको एक महीना मिल रहा है, 30 दिन जो मिल रहे हैं, 29 दिन जो मिल रहे हैं, इसकी अगर आप मेडिकली बात करें तो यकीन जानिए, मैंने जब मुताला किया तो मुझे हैरानगी ये हुई कि जापान के एक साइंसदान ने रोज़े पर, फास्टिंग पर रिसर्च करके नोबेल प्राइज़ हासिल कर लिया है। उनकी रिसर्च इतनी शदीद हुई है, इतनी ज़्यादा डीप हुई है कि क्या फ़ायदे उसके होंगे बॉडी पर। तो जब मेडिकल फ़वाइद की बात की जाती है फास्टिंग के लिए, तो हमें देखा जाता है कि फ्रॉम हेड टू डो जो क्रोनिक इलनेसेस है ना, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और एक बहुत आम बीमारी है हमारे यहाँ ख़वातीन में, आपने नोटिस किया होगा, हमारे अपने जानने वालों में होती है जोड़ों का दर्द। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होते हैं। तो आपने देखा है कि ये लोग परेशान रहते हैं, ओवरऑल पूरा साल दवाइयाँ खा रहे हैं, अपने मर्ज से लड़ रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं हम रोज़ा रखें। तो आपके लिए भी हैरानगी की बात होगी कि फास्टिंग जो है ना, क्रोनिक इलनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, एक तरह की ट्रीटमेंट है। अच्छा। बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट किस तरह से है कि देखिए, आप जो डायबिटीज, अगर सबसे पहले हम डायबिटिक्स की बात कर लेते हैं, या बल्कि ऐसा करते हैं हम क्रोनिक जॉइंट पेन वालों की बात बिल्कुल, जॉइंट जो बहुत कॉमन है ख़वातीन में सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब देखिए हम फास्टिंग कर रहे हैं, और ग्लोबली मैं अपने मेडिकल साइंस के हवाले से बात करूं तो ग्लोबली आपने नए नए नाम सुने होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत बिल्कुल मैं लोग इस तरफ जा रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और हम लकी लोग हैं फॉर्चुनेटली कि हमारा ये मजहब ने हमें प्रोवाइड कर दिया 30 दिन आप रोजे रखिए, बीमारियों से छुटकारा पाओ। तो सबसे पहला तो हो गया क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें आ गया जोड़ों के तमाम दर्द, चाहे वो घुटनों का हो, जोड़ों के किसी भी, बदन के किसी भी जोड़ में हो रहा होगा। क्या जब आप फास्ट कर रहे हैं रमज़ान के दिनों में, तो क्या हो रही है, आपकी बॉडी प्योरीफाई होती जा रही है, आपने खाना छोड़ा है। और आप जानती हैं हमारे खाने का सिस्टम कैसा है कि वो एक तरह से हेल्थ बेनिफिट्स कम देता है, बीमारियां ज़्यादा देता है। तो जोड़ों के दर्द के मरीज ने जब फास्टिंग की है तो क्या हुआ, उसका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो रुक गया है, कम हो गया है। अब जो वो सारा प्रोसेस है जो सूजन लाता है, जो दर्द लाता है, जो उस जोड़ को गर्म रखता है, वो एक स्लोइंग प्रोसेस में चला गया। ये मेडिकल साइंस बता रही है, फास्टिंग का ये डायरेक्ट इफेक्ट है। सेकंड फायदा है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स पर, जो आप देखें हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो हाइपरटेंसिव है, जवानों में भी और बच्चों में भी। यही मैं कहना चाह रही थी, रिगार्डलेस ऑफ द एज ग्रुप, हर एज ग्रुप इसका शिकार हो रहा है। तो अब हाइपरटेंसिव के लिए क्या है कि उनके जो गुर्दे सबसे ज़्यादा हाइपरटेंसिव क्राइसिस का शिकार होते हैं। जब फास्टिंग कर रहा है कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो वो किस चीज़ से बच रहा है कि वो बॉडी प्योरीफाई हो रही है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है, बजाय इसके कि आप अल्लम गल्लम खाते रहें और बॉडी के ऊपर लोड डालते रहें। थर्ड पेशेंट पे आप आ जाएं, डायबिटिक्स पर। डायबिटीज सबसे अच्छा, ये रिसर्च बेस्ड मैं आपको आर्टिकल से बता रही हूँ, किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो है फास्टिंग। दुनिया इस तरफ रेस लगा रही है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपने इंसुलिन को कंट्रोल कर लें, अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा कर लें, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स जब रोज़ाना रोज़े, यहाँ पर मैं रुक के एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर की मशवरे के बाद आप जो है रोज़ा रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा पेशेंट इंसुलिन ले रहा है, कौन सा पेशेंट ओरल टैबलेट्स ले रहा है। यहाँ मैं अभी सवाल यही लेकर आ रही थी कि शुगर के मरीज जो हैं वो कैसे रोज़ा रखें। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं कि हम कैसे, देखिए इसमें हम कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हाई रिस्क पेशेंट्स, जो टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं, जो इंसुलिन पर है।
टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट है। इनके लिए क्या होता है, जब ऐसे पेशेंट्स फास्टिंग करते हैं तो आपको पता है कि देखिए पाकिस्तान की अगर बात ना भी करूँ, इंटरनेशनली क्योंकि आप पहुंच हर जगह है हमारी, तो सबके जो रोजे देखे जाएं वेस्ट में अगर, तो 16 से 18 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। हमारे यहाँ 14 से 15 घंटे। लेकिन होता क्या है, डायबिटिक पेशेंट ने सहरी कर ली, अब वो पूरा दिन है उसके पास। अब हो क्या रहा है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, वो दिन में 2 बार इंसुलिन लगाते हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है, उनके ग्लूकोज लेवल बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, हाई रिस्क, मैंने आपसे कहा, ये हाई रिस्क पेशेंट जो हैं ये सडन कोलैप्स कर सकते हैं। तो इनके लिए मैं बहुत आसान टिप आज देने लगी हूँ और अपने सीनियर से एक कंसल्ट करने के बाद मैं आपके सामने बता रही हूँ। टिप ये है कि आप रमज़ान का वेट नहीं करें, आप शाबान के एंड में प्रैक्टिस कर लें एक रोज़ा रखकर। अच्छा, बिल्कुल, ये मैं आपको ऑथराइज्ड बता रही हूँ। आपने क्या करना है, शाबान के आखिरी दिन, कोई भी आखिरी हफ्ते में से कोई दिन ले लिया आपने, किसी डायबिटिक पेशेंट ने अब रोज़ा रखा, और वक्त अफ्तार आपने देखना है कि आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती महसूस तो नहीं हो रही है, आपको सडनली चक्कर तो नहीं आए पूरा दिन, आपको सडनली हाथ पाँव आपके ठंडे तो नहीं। दीज आर द सिम्टम्स, ये अलामात हैं कि हमारी शुगर कहीं सडनली लो तो नहीं हो रही है। तो ये एक तरह का टेस्ट है आपका, आपको किसी हाई फाई लैब में जाने की जरूरत नहीं है। डायबिटिक इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स को आपने घर में एक रोजा ट्रायल रखा है, बिल्कुल, और आपको पता चल गया जी मेरा पूरा दिन कैसा गुजरा, अब मैं रमजानों में रोजा रख सकती हूँ या नहीं रख सकती। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ उमूमन ये कहा जाता है कि जब हम इंसुलिन लगाते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं इंसुलिन लगा रहे हैं, तो कहा यह जाता है कि इंसुलिन लगने के बाद खाना खाना है जी। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में कि हम फ़र्ज़ करें कि किसी का टाइम, पहले तो मुझे ये बताइए, क्लियर कीजिए कि हम रोज़े में इंसुलिन लगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इंसुलिन आप सबको पता है कि एक इंजेक्टेबल है, जो हम इंजेक्शन से इंसर्ट कर रहे हैं। तो एक मिसनॉमर ये है और एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हम रोज़े में इंजेक्शंस नहीं लगा सकते, हम आईवी नहीं, कोई भी ड्रिप नहीं लगा सकते। अब कोई फ़र्ज़ कीजिए रोज़े की हालत में एक पेशेंट है जिसको महसूस हो रहा है, भाई वो 11 महीने की उसकी एक रूटीन है, उसको पता है कब मेरी शुगर लो हो रही है, उसको महसूस हो रहा है या हाई हो रही है, तो मैं इंजेक्शन लगाऊंगी जो कि मेरा इलाज है। तो ये एक मिसनॉमर है, मैं दूर करना चाहती हूँ कि आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, आप इंसुलिन भी लगा सकते हैं रोज़े की हालत में। यहाँ तक है कि आप अगर कोई ब्लड टेस्ट लैब में जा रहे हैं, यूजुअली आपने देखा फास्टिंग बहुत सारे टेस्ट हो रहे होते हैं, आपने सहरी की, आप सुबह चले गए, लिपिड प्रोफाइल हो गया, आपके बहुत सारे LFTs हो गए या बहुत सारे स्कैन्स हो गए, वो फास्टिंग में होते हैं। आप हर तरह का टेस्ट भी रोज़े की हालत में करा सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं, शरई नुक्ते नज़र से भी कोई मना नहीं है और मेडिकल तौर पे भी बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि देखिए आप एक कोई मेडिसिन इंजेक्ट कर रहे हैं, वो आपके रोज़े में इंटरफेरेंस नहीं हो रही उसकी। और दूसरा ये, अगर आप ब्लड दे भी रहे हैं तो हमारी बॉडी का निज़ाम ऐसा है कि कोई ब्लड लॉस खुदा ना खास्ता आपका नहीं होगा, वो एक्चुअली माइंड में बैठा हुआ है कि हम वीकनेस की तरफ चले गए। वीकनेस तरफ नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसुलिन जब हमने ली तो इंसुलिन लेने के बाद जो है वो कुछ खाना है, उमूमन जनरली जो मैं देखती हूँ, क्योंकि हमारे मास्टर में अब हर घर के अंदर डायबिटिक बहुत कॉमन, तो मुझे ये बताइए कि वो ये समझते हैं कि आफ्टर इंसुलिन अगर हमने कुछ नहीं खाया तो वो उनके दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि हमारी शुगर लो है और हमको कुछ हो जाएगा, खुदा ना खासा। तो ये ज़रा कॉन्सेप्ट नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा आपने मुझसे क्वेश्चन किया है। देखिए होता क्या है कि हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट जब इंसुलिन ले रहा है और उसको एडवाइस टाइम पे ले रहा है, तो जाहिर है वो इंसुलिन जाएगी, आपके टारगेट ऑर्गन को टारगेट करेगी और वो पूरा प्रोसेस शुरू होगा हाइपोग्लाइसीमिया करने। लेकिन वो सडन हाइपोग्लाइसीमिया कभी नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लोअर साइड पर है, फिर भी आपने इंसुलिन लगा ली, दैट इज अ सर्टेन मेडिकल कंडीशन। हाइपोग्लाइसीमिया नाजरीन शुगर का कम होना, बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा अगर आपने कुछ देर, देखिए बाज़ औक़ात आप कहीं पर हैं, आपको खाना प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन आपने इंसुलिन लगा ली है, तो आप एटलीस्ट जो है वो 1 घंटे तक कंट्रोल आपकी बॉडी उसको कर सकती है, इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं होती है। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के स्टोर्स होते हैं जिसे वो एक्सेस रखती है बॉडी से, उसको यूज़ कर लेती है। बल्कि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर अफ्तार से 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पहले लगा ली जाए तो इंसुलिन ज़्यादा फायदा करती है, ज़्यादा फायदा देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना अगला सवाल शामिल करती हूँ कि रोजे के दौरान वर्जिश का आजकल ट्रेंड आपने देखा होगा, जिम्स जो है माशाल्लाह फिल है और सब कॉन्शियस हैं, और रमजान में तो काफी बिल्कुल। अच्छा, असल में हम इतने फॉर्चुनेट हैं माशाल्लाह से कि ये जो रमज़ान मिलता है ना, हमें हर किस्म की आदत बनाने का भी मौका मिलता है, आदत को छोड़ने का भी मौका मिलता है। खुसूसी तौर पे एक पॉइंट मैं यहाँ आपके क्वेश्चन को रोक के डालना चाहूँगी, वो लोग जो किसी भी किस्म के एडिक्शन में हैं, मैं आपको बताऊँ एक एडिक्शन है, हम स्मोकिंग को एडिक्शन मानते हैं,
बिल्कुल। मगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के लेने को एडिक्शन नहीं मानते। हाँ, वो भी अब बड़ी सबसे एडिक्शन बड़ा हो गई। एडिक्शन है, बिल्कुल। बच्चों से लेके हर एज ग्रुप इसका बिल्कुल, शिकार। बिल्कुल। तो मैं यहाँ रोक के बताना चाह रही हूँ कि जो भी लकी है ना, कि जैसे रमजान मैसर आ रहे हैं, वो अपनी इस आदत को ब्रेक करने की कोशिश करें, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स को छोड़ दें। और क्वेश्चन के आपकी तरफ वापस आ गई मैं, कि आप वर्कआउट्स कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हमारी बॉडी जो है एक प्रोसेस से गुजर रही है फास्टिंग में। अब आपने सहर की है, सहर का एक खास टाइम है जो जिस वक्त हम सब बहुत अलर्ट होते हैं, और कराची की अगर बात की जाए तो जाग ही रहे होते हैं। तो बेस्ट मैं आपको ये एक टिप के तौर पे बताना चाहूँगी। न्यूट्रिशंस का भी यही मानना है, डाइटिशियंस का भी ये मानना है, और जिम ट्रेनर्स का भी यही कहना है कि अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन है और आसानी से कर ली जाती है, या ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, या जॉगिंग भी करना चाह रहे हैं, तो आप सहर से 1-2 घंटे पहले कर लीजिए, बेहतरीन वक्त है। उसके बाद आप दिन भर कुछ ना कीजिए मुशक्क़त, और फोकस कीजिए कि इबादत कर लें। अफ्तार के 1 घंटे बाद आप कोशिश कीजिए हल्की फुल्की वर्जिश। आपको एक अच्छा रूटीन मिलेगा और बॉडी उसको अडॉप्ट करेगी। ये बेहतरीन टाइम है वर्कआउट्स का, एक्सरसाइजेस का, कार्डियो का। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि रमज़ान में बेस्ट ग़िज़ाएँ क्या हैं? देखिए बच्चों के हवाले से मेरे पास ये एक मैसेज होगा कि हमारे वो जब रमज़ान आता है तो सारे बच्चे बहुत एंथुजियास्टिकली रोज़ा रखना चाह रहे होते हैं, मगर फिर स्कूल से वापस आकर बच्चे निढाल पड़े हुए भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बीइंग अ मदर हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसी टिप्स दें सारी मदर्स को कि बच्चे जो हैं जब सहरी करें ना, तो वो खुशी खुशी पूरा दिन उनका अफ्तार तक जो है एनर्जाइज रहें बच्चे। तो इसमें आप ले लीजिए कि सहर के वक्त, सहूर के वक्त आपको दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। आपको सैलेड का एक एडिशन ज़रूर करना है सहूर में, जिसमें क्यूकम्बर्स ज़रूर हों। क्या है कि क्यूकम्बर्स में पानी है, 70 to 80% वाटर है। थर्ड, ये कोशिश करनी है कि सुन्नत नबवी के मुताबिक खजूर को आप ऐड कर दीजिए, तो जो एनर्जी है ना वो स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर। और खुसूसी तौर पे ये हर एज ग्रुप के लिए है। मैं फोकस इसलिए बच्चों पे क्योंकि वो निढाल हो जाते हैं। मसला ये है, यहाँ पर मैं ये भी बात क्लियर करती चलूँ, दही हो गई, खजूर हो गई, हमारे यहाँ के बच्चे आजकल के मेजॉरिटी में वाकिफ़ ही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। उन्हें नगेट्स दे दीजिए और सारे फ्राइड आइटम्स दे दीजिए, वो शौक से खा रहे हैं, फ्राइज खा रहे हैं, तो जाहिर है फिर वो उनको एनर्जी इसीलिए जो है गेन नहीं तो बेस्ट ग़िज़ाओं में आ गया कि खजूर है, क्यूकम्बर का सैलेड है, और आपके पास दही है। और कोशिश ये करनी है ठंडा पानी नहीं पीना है, वरना आपकी वो थर्स्ट को बढ़ाएगा। और मैं एक और पॉइंट यहाँ ऐड कर दूं जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, कि चाय कम पी जाए सहरी में, क्योंकि आपने बिल्कुल ये दोनों बातें बहुत खतरनाक कर दी यहाँ पे। मैं नाज़रीन से कहूँगी बिल्कुल, क्योंकि ठंडे शरबत जी से अफ्तार होता है हमारे यहाँ, बस हमारा ट्रेंड है। हाँ, और चाय फौरन अफ्तार के बाद चाहिए। सहर में भी जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सहरी में आपको चाय के बगैर ऐसा लग रहा था इनकम्प्लीट है, लेकिन चाय क्या है, डायूरेटिक है जो बॉडी से पानी को निकालती है। अच्छा। तो इसको आप लोग इस साल कोशिश कीजिए, जहन में रखिए कि चाय को कम करके हम दूध का एडिशन कर लें। इसी के साथ नाज़रीन इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए बतूल ज़हरा को। अल्लाह हाफ़िज़। सदक़ा आले मोहम्मद से बाकी है इसकी शान। रमज़ान रमज़ान यूं कायम है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान यूं कायम